नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं अरविंद निषाद जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी के हैं। समाज में, निषाद समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में काफ़ी पैनी निगाहें रखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया उस पर भी मतलब आज हम आप लोगों के सामने देंगे। आज मैं अरविंद निषाद जी से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निषाद महाकुंभ होने वाला है, इसी संदर्भ में डॉक्टर संजय निषाद कहीं ना कहीं अपने आप को निषादों का मसीहा समझने के लिए अपने डॉक्टर बच्चे को बैठा के एक टेस्ट ट्यूब में खून निकाल के और उससे स्याही से खत लिख रहे हैं कि मैं समाज के लिए, मैं समाज का ही मसीहा हूँ, मैं ज़िंदगी भर समाज के लिए काम करूँगा। इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो भी आपके दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। और आपने जो ये सवाल किया, देखिए सर, राजनीति में कथनी और करनी, ये दो एक ऐसे वाक्य हैं जिससे एक नेता का कैरेक्टर डिफाइन होता है। कोई भी दल या कोई भी नेता जब कार्य करता है तो उसकी कथनी और करनी में अंतर हो तो ये समझिए कि वो नेता समाज के लिए सही नहीं होता है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि संजय निषाद जी ने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने का उनके सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण। और आरक्षण को लेकर के अगर इसको शुरू से शुरू किया जाए तो आरक्षण को लेकर के इन्होंने रेलवे ट्रैक जाम किया, जिसमें एक हमारे समाज के बेटे को मरना पड़ा। अखिलेश निषाद। और किसने मरवाया ये सब लोग जानते हैं, जो राजनीति करने वाले राजनीतिक गलियारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो पार्टी एक मुद्दे से चली आज, और कहा जाता है राजनीति में कि कोई भी दल जब बनता है, जब वो सत्ता गलियारे में जाता है, संघर्ष करके सत्ता के गलियारे में जाता है, तो वो समाज का जिन मुद्दों के ऊपर वो संघर्ष करता है उसको वो पूरा करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सत्ता गलियारे में है, अब ये मंत्री भी हो गए हैं, तो भाई आप सरकार में हो, मंत्री भी हो, तो फिर समाज के आरक्षण के मुद्दे पे आपको खून से लिखने की क्या जरूरत है? आप सत्ता में बैठे हो, चाबी आपके पास है, ऊपर से आज बीजेपी बैकफुट पे है। बीजेपी इस चीज को समझ रही है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है। इस समय उनके पास सबसे बेहतरीन मुद्दा है उनको बैकफुट पर लाने के लिए। लेकिन संजय निषाद जी को समाज हित से कोई मतलब नहीं है। ये दिखावा करते हैं, इस दिखावे से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में हो, इस समय उनसे मांग करो, नहीं तो आप इस्तीफा उनके मुंह पे मारो, देखो आपका काम होता है कि नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि दलित समाज के नहीं, पूरे समाज के नेता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी। उनको मंत्री बने थे वो, और कानून मंत्री थे और केंद्र में थे। आप बताइए, क्या उनको मंत्री परिषद प्यारा नहीं था? लेकिन जब वो समाज की बात किए सदन में और उनकी बात को नहीं सुना गया, तो उन्होंने इस्तीफा उनके मुंह पर मारने का काम किया था। और इस नाते आज समाज के लोग उनको पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को अपने से बहुत सारी चीजें दी, जिससे समाज को आज भी लाभ मिलता है, इसलिए समाज को पूजने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम गुरु हैं, हम ज्ञान देने के लिए निकले हैं, लेकिन आप जिस ज्ञान को दे रहे हो उस पर अमल तो करो, जो आपके मेन मुद्दे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब अखिलेश निषाद की हत्या हुई तो आप सत्ता में हो, तो उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे? दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने दूसरा एक मुद्दा कहा था कि भाई जब मैं सत्ता में जीत करके जाऊंगा तो समाज का जो असल मुद्दे हैं, अब जैसे आप सोचिए कि इनके बेटा को वहां के विधायक द्वारा धमकी दी गई, तो जाकर के मुख्य सचिव से मिलकर के चले आए अपने बेटा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। लेकिन आरक्षण आंदोलन के नाम पर हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा लामबंद है, आज भी लामबंद है। वो बेचारे अपना घर जमीन बेच करके हर्जाना दे रहे हैं। आज ही मैं आपको बात को रोकना चाह, आज भी एक आंदोलनकारी खजांची प्रसाद साहनी जी मिले थे, काफ़ी परेशान थे और इसी के लिए कि मतलब कह रहे थे कि ये डॉक्टर खून से
मतलब अपने आप को मसीहा साबित करना चाह रहा है, और हम लोग कितने दिन से ठोकर खा रहे हैं और हम लोगों को छोड़ दिया, मतलब वहाँ आंदोलन में आगे बुला के, और आज गोरखपुर में बल्कि उनका तारीख था आंदोलनकारियों का, तो उसमें कुछ जी। हो नहीं रहा, और बहुत मायूस है, बर्बाद हो गए हैं लोग, वो लोग। जी, जी। अपनी बात तो रखिए आप। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, आज आप आरक्षण का मुद्दा आता है तो आप कभी कहते हो कि केंद्र सरकार करेगी, तो कभी राज्य सरकार करेगी। तो भाई बीजेपी की सरकार तो दोनों जगह है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। जब दोनों जगह सरकार है और आप वहां वकील बन करके बैठे, तो आप क्या कर रहे हो? इनके मुकदमे, उनके अपने बेटे के लिए आप जाकर के मुख्य सचिव से मिल सकते हो, तो आप समाज के लिए भी तो जाकर के मिल करके इस मुकदमे को वापस कराओ। अगर आप नहीं करा पाते हो, इसका मतलब यही है कि आप परिवार हित में राजनीति करना चाहते हो, आपको समाज से मतलब नहीं है। और दूसरी एक चीज ये कहना चाहता हूं कि नौटंकी से समाज से कुछ नहीं होने वाला है। जो आप खून से खत लिख दे रहे हो, अगर खून के खत लिख देने से समाज का आरक्षण मिल जाता, तो हजारों नौजवान है जो अपना खून निकाल करके देने के लिए तैयार है। लेकिन ये सत्य है कि उससे आरक्षण नहीं मिलने वाला है। आरक्षण मिलने वाला है अगर आप समाज को कहते हो कि मैं आपका वकील हूं, तो जब आप वकील बन करके वहां बैठे हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि समाज की काम करिए। अगर आपको परिवार हित में ही राजनीति करनी है, तो ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, मेरा अगला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी अपने कार्यकाल में, मुझे तो याद नहीं है उन्होंने कभी भी निषाद समाज के लिए कोई इस तरह का मीटिंग या कोई सार्वजनिक रूप से किए होंगे, इंटरनली किए होंगे, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में, मेरे नॉलेज में नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे अवगत कराइएगा। आज क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो निषादों का महाकुंभ कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा में इलाहाबाद जाके सब जो कुंभ होता है, उसी तरह का यहाँ भी कुंभ मना रहे हैं। तो क्या इनका कैरियर दांव पर है? इनको बीजेपी की तरफ से कोई प्रेशर है कि अपने समाज को इकट्ठा करो, ताकत दिखाओ, अदरवाइज से आपका कैरियर खत्म? क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, हमारे समाज का दुर्भाग्य ही यही रहा है। देखिए, जिस समाज की आबादी 2% है, एक दिन मैं रिसर्च कर रहा था जी, तो जिस समाज की आबादी 3% है, वो 200 से अधिक विधायक है उत्तर प्रदेश में, और 80 सांसदों में 63 सांसद है जिसकी आबादी मात्र 3.5% है। वो इसलिए है क्योंकि उनके नेता जो है वो अपने समाज के प्रति हमेशा सर्वोपरि समाज को रखते हैं और समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो हमारे समाज के नेता हैं, अगर वो जीत करके सांसद और विधायक बन जाते हैं, तो अपना प्रतिनिधि तक वो अपनी बिरादरी के लोगों को नहीं रखते हैं। और जब फिर वोट आता है, तो वही बड़े दल वाले कहते हैं कि भाई अपने समाज के पास ही जाओ, वही तुमको समझेगा तो हम तुमको टिकट देंगे, अदरवाइज टिकट भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जब चुनाव आता है तो ये लोग फिर समाज में जाते हैं और जैसे तैसे टिकट मिल जाए। देखिए, मैं इस महाकुंभ रैली में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ टिकट लेने की व्यवस्था है, इससे समाज को दूर दूर तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोहन के इसलिए नहीं अलावा जी, कि ये कुंभ रैली आज आपको याद आ रही है जब चुनाव आया है। तो हमारे समाज में फूलन देवी हैं। देखिए, 25 जुलाई को हम लोग हर प्रदेश में हर जगह कार्यक्रम करते हैं, चाहे चुनाव रहे या चुनाव न रहे। लेकिन आप देखिए कि हमारे समाज में फूलन देवी जी को भी जब चुनाव आता है तो नेता लोग याद करते हैं, जब चुनाव बीत जाता है तो भूल जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट बताया है, क्योंकि मुंबई वगैरह तमाम कई जगह इस तरह का आयोजन किया जा रहा है उनके शहादत दिवस पर, लेकिन ये बीजेपी के साथ ये दोनों पार्टियां, एक बीजेपी के साथ हैं और एक बीजेपी के अलायंस हैं। ये फूलन देवी का जो शहादत दिवस है 25 जुलाई, उसको क्यों नहीं बनाया? ये महाशय जो हैं जयप्रकाश निषाद जी, माननीय जयप्रकाश निषाद जी, ये 23 तारीख को महाकुंभ कर रहे हैं और 25 को उनका शहादत दिवस है, उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या बीजेपी का डर है उन लोगों को, दोनों लोगों को? जी बिल्कुल डर है। ये कार्यक्रम जी 25 तारीख को होना चाहिए। हाँ। देखिए, हम कहते हैं कि अगर हम नेता हैं, अपने समाज के बल पे नेता हैं, तो जो नेताओं में सबसे बड़ी नेता रही है उसकी शहादत मनाने में आपको क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आप शहादत छोड़
छोड़ दीजिए, ये लोग जब मंत्री विधायक सांसद रहते हैं एक ट्वीट नहीं करते हैं उनके शहादत दिवस पे। अभी मैं संजय निषाद जी के पुत्र जी का इंटरव्यू सुन रहा था कि हम समाज के असली नेता हैं। अरे आप समाज के असली नेता हो तो 25 जुलाई को एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, यह औकात है आप लोगों की। आप समाज की राजनीति करने की बात करते हो। मैं अगली बार 25 जुलाई को मैं इन सारे लोगों के ट्विटर हैंडल को मैंने नजर बना के रखा था। इनके जितने विधायक जीत करके गए हैं किसी ने उनको विश नहीं किया, ये लोगों ने एक बार उनको याद तक नहीं किया। और यही लोग जब सत्ता में नहीं थे, संघर्ष कर रहे थे, सत्ता के गलियारे में थे, तो कहते थे कि हम सत्ता में जाएंगे तो फूलन देवी जी की सीबीआई जांच करवाएंगे। तो सर देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिस समाज की आबादी 3% है वो इतने बड़े हिस्से में है और हम लोग की आबादी 14% है, फिर भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कि जो हमारे आगे लीडरशिप करने वाले लोग हैं वो मीर जाफर है, वो समाज के सौदागर है। समाज को सौदा करके बेच करके कोई अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है तो कोई खुद सांसद और विधायक बनना चाहता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे विधायक और सांसद बनना है। हम राजनीति कभी भी करेंगे, समाज को सर्वोपरि रख करके करेंगे। इस नाते की राजनीति में एक चीज कही गई है कि जो आज ये निषाद महाकुंभ रैली कर रहे हैं, आज इनको समाज ही उठाएगा तो कल इनको टिकट मिलेगा, अदरवाइज इनको कोई टिकट भी नहीं देने वाला है। तो ये लोग जब चुनाव आता है तो समाज को याद आती है, चुनाव बीतते ही सर ये लोग समाज को फिर भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज। मेरा तो ये मानना है, अगर डॉक्टर संजय निषाद जो हैं अपने आप को निषादों का बड़ा नेता समझते, कार्यकर्ता मतलब मसीहा समझते हैं, तो मैं तो चैलेंज करता हूं डॉक्टर संजय और जयप्रकाश निषाद जी को 25 जुलाई को या 10 अगस्त को फूलन देवी का जन्मदिन या शहादत दिवस मना के योगी जी को उस कार्यक्रम में बुला दे, तो मैं तब समझूंगा कि ये लोग सच्चे निषाद समाज के सच्चे सेवक हैं। ये संभव है क्या? सर हम लोग तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये जगह रख लें, मंच रख लें, 25 जुलाई को एक कार्यक्रम करें, हम लोग भी उस कार्यक्रम में चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज निषाद समाज को जाना जाता है और निषाद समाज को पूरी दुनिया में पहले ले जाने वाला कोई नेता था तो फूलन देवी। अगर वो नहीं होती तो हमारे समाज को कोई जानता भी नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको सर्वोपरि रख के राजनीति करनी पड़ेगी, लेकिन सर ये ऐसा करने वाले नहीं है, इनकी औकात नहीं है, डरपोक लोग इनकी इतनी है कि हम सत्ता में रहे, हमारे परिवार के लोग सत्ता में रहे, कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम विधायक सांसद बने रहे, उनको इससे समाज से कोई मतलब नहीं है। अब तो मैं देखता हूं कि ये लोग बैनर पे फूलन देवी का फोटो तक नहीं लगाते हैं। सर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दूसरा एक चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि समाज सच्चे नेता की आप बात करते हो, आपने कौन सा एक काम किया है समाज के लिए, जरा बताओ हमको। आज आप 1.5 साल हो गया ना आपको, 1.5 से पौने 2 साल हो गया, आप 1.5 साल में समाज के कितने काम किए हो जरा हमको बताओ। आप ठेका पट्टा सर ITI डाल करके निकालिए, जितने ठेका पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं वो 100% में 90% फॉरवर्डों के पास जा रहा है। बड़े बड़े नदियों के जो टेंडर है, जरा इनकी औकात है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं किस जाति के पास है, सारे के सारे फॉरवर्डों के पास है। आप हमको बताइए, मत्स्य विभाग इनके पास है, मत्स्य विभाग में लोन आता है, अगर आप 1 करोड़ का लोन लेंगे सर तो आपको 20 लाख 25 लाख 30 लाख माफ हो जाता है। कितने लोगों को दिलाया, जरा ITI डाल करके बताएं हमको, जरा इनकी औकात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप दूसरा तो छोड़ दीजिए सर, मछुआ आवास 1,20,000 बढ़वा करके आगे नहीं कर पाए, इनकी ये औकात है सर। पहले दूसरे सरकारों में 3 लाख के आसपास था, इन्होंने कम हो गया है, उसको तक नहीं बढ़वा पाए सर। ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करवा सकते, इनकी ये औकात है। ये लोगों ने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और इनका सौदा करने का काम किया है, और सौदे में अभी ये जो खून से लिख के दिखा रहे हैं ना, इनका ये मत है कि हमारा जो छोटका बेटवा है उसको भी
सीट मिल जाए, वो भी सांसद बन जाए। हम्म, जब बेटवा सारे बन जाएंगे तब बहुओं का नंबर आएगा, इसमें दूसरे किसी का नंबर नहीं है। आप हमको बताइए, मीटिंग में जाते हैं ये, अभी इनके पुत्र कह रहे थे कि गौरव का विषय है कि एनडीए की मीटिंग में हमको बुलाया गया। एनडीए की मीटिंग में बुलाया गया तो आपका परिवार था। आपके पार्टी में कितने बेचारे काम करने वाले जो गरीब घर से हैं और शुरू से आपसे बच्चों से ज्यादा वो लोग डंडा खाने का काम किए हैं, आप उनको भी लेके जा सकते थे। लेकिन आपकी मानसिकता है कि आपका परिवार सर्वोपरि रहे, बाकी सारे लोग नौकर बन के आपके पीछे पीछे घूमते रहे। तो जिनको नौकरी करना है उनको मुबारक हो। तो ये लोग ऐसे लोग हैं सर, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि समाज भी इस चीज को धीरे धीरे समझने लगा है और बहुत जल्दी इनको समझ में आने लगा है। अब आप हमको बताइए, एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये मंत्री हैं, हमारी फूलन देवी विधायक थी, सांसद थी, वो मंत्री नहीं थी, लेकिन जिले पर जाती थी तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उनको देखने के लिए, किसी को बुलाना नहीं पड़ता था। इसलिए क्योंकि समाज के साथ कहीं भी अन्याय होता था तो वो जाकर के खड़ी हो जाती थी। आज ये लोग जिले पर मंत्री बन के जाते हैं तो 100 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ये औकात है सर ये लोग की। ये लोग अपने आप को समाज का नेता कहते हैं। तो सर मैं यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, कोई भी लीडर हो या कोई भी पार्टी हो, जब तक अपने समाज के मुद्दे को सर्वोपरि रख करके राजनीति नहीं करेगी, तब तक समाज लंबे समय तक उसका सहयोग नहीं करेगा और वो कभी आगे नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि जो सुधांशु त्रिवेदी है, भाजपा का जो प्रवक्ता है, वो सार्वजनिक मंचों पर फूलन देवी को कहता है कि वीरांगना फूलन देवी को कहता है कि ये डाकू थी, ये डाकू थी जी। ये उनसे मिलते हैं, उसी पार्टी के पास ये आ जाते हैं, लेकिन कभी इनकी औकात नहीं होती कि उसको बोले कि भाई माफ़ी मांगो, वो निषाद समाज की गौरव हैं और उसको आप डाकू क्यों कहते हैं। आज जिसने मारा है, जो राणा है, जो उसका नाम, उसको शेर सिंह राणा, एक्चुअली वो गीदर सिंह राणा है, पंकज सिंह नाम है उसका, वो उस पार्टी में हिंदू हृदय सम्राट बन के प्रचार कर रहा है बीजेपी का, लेकिन फिर भी इनकी मतलब थोड़ा भी मतलब ये विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति में मलाई खाने के लिए बैठे हैं ये लोग। तो इस तरह से इतने डरपोक लोग हैं ये लोग, तो क्या समाज का ये भला कर सकते हैं कि इनको क्या उम्मीद किया जा सकता है समाज के लिए। सर इस प्रकरण में आपको एक घटना बताता हूँ। बहराइच में हम लोगों ने इसका पुतला फूकने का काम किया, पूरे प्रदेश में फूकने का काम किया जी। बहराइच में हमारे 17 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा बीजेपी वालों ने लिखवाया और उनको ले जाकर के थाने पर बिठा दिया। हम जा करके और वहां पर थाना अध्यक्ष से हमने मिल करके और अपने 17 लोगों को छुड़वाया। और हमने एक चीज कहा कि लोकतंत्र में कहाँ लिखा गया है कि हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। जो नेता सार्वजनिक जीवन में आ गया उसका हम कहीं भी विरोध कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी, ये फूलन देवी हमारी मान सम्मान स्वाभिमान है और उनको कोई गाली देगा सर तो 1000 बार पुतला फूकेंगे और जिस जेल में जिसको डालना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जी, शेर सिंह राणा की आप बात कर रहे हैं, मैंने इसके फेसबुक लाइव करके बोला था कि दुर्भाग्य है इस समाज का जो अब ऐसे गीदड़ को अपने समाज का गौरव बता रहा है। बताइए, किसी औरत को बुर्का पहन करके गोली मारने वाला आदमी कोई समाज का गौरव हो सकता है क्या? और अगर ऐसा व्यक्ति उसको शेर सिंह राणा, उनका समाज और मीडिया ने उनको ये किया है और हमें तो उनको गीदड़ कहना चाहिए। वो गीदड़ है, वो डरपोक है। अगर ऐसा व्यक्ति समाज का गौरव हो सकता है तो मुझे लगता है कि उस समाज के लिए सबसे बड़ा शर्म का विषय है कि कोई हत्या करने वाला व्यक्ति, एक हत्यारा व्यक्ति कोई समाज का गौरव नहीं हो सकता है। तो दूसरी बात ये लोग की है सर, ये लोग शेर सिंह राणा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग कुर्सी के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सर मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं आपको कि कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा सर कि आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को समाज में चलने के लिए सोचना पड़ेगा।
जो समाज को मूर्ख बना करके राजनीति कर रहा है। हम लोग का समाज इतना बुधवा समाज नहीं है। हम लोग उस समाज से हैं जहाँ पानी में कुछ नहीं दिखाई देता, हाथ डाल के मछली निकाल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन समाज के लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं सर, और बहुत जल्दी इनको समझ में आ जाएगा कि समाज को सर्वोपरि करके राजनीति नहीं करोगे तुम्हारी क्या असर होने वाली है। जी, एक बात और बहुत मुझे याद आया है, आज जो फूलन देवी का हत्यारा है वो आज भी पेरोल पर छूटा हुआ है, कई बरस हो गए, लेकिन क्या कोई समाज का नेता या कोई संगठन इस तरह का नहीं है जो ये मांग करे सरकार से कि अब तक वो पेरोल में किस कानून के तहत वो अभी तक छूटा घूम रहा है, उसके ऊपर मुकदमे का फैसला क्यों नहीं है, क्यों अभी तक ट्रायल नहीं चालू हुआ उसका? तो ये जो नेता है ये क्या कर रहे हैं? देखिए, इस प्रकरण पे सर कुछ मुद्दे हम लोगों ने बनाए हैं। इसको लेकर के हम लोग जंतर मंतर पे भी कार्यक्रम करने वाले हैं, और जिलेवार हम लोग भी 10-15 मुद्दों की सूची हम लोगों ने बनाई है, जिसके ऊपर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं पूरी रणनीति डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने ऐसे 10-12 मुद्दे रखे हैं, जिसके ऊपर सबसे पहले हम लोग जिले पर 2000-5000 कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। और ये सारे मुद्दे जो फूलन देवी जी के सीबीआई जांच को लेकर के, और ये सारे मुद्दे हैं जो शेर सिंह राणा के, ये सारे मुद्दों को हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया है। दूसरा, देखिए, समाज के लोगों को मैं एक चीज और कहना चाहता हूं सर, कि इनके जो भी नेता और कार्यकर्ता हैं, जब समाज में जा रहे हैं तो समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इनसे ये 10 सवाल आप पूछो। एक सवाल, मैं ये अपना सवाल नहीं कह रहा हूं, ये संजय निषाद घूम घूम के कह रहे थे। पहला वो कह रहे थे कि फूलन देवी जी की सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी, तो आप उनसे पूछिए कि भाई सरकार में फूलन देवी जी की सीबीआई जांच हो गई। दूसरा सवाल आप पूछिए इनसे कि पहले आप कहते थे कि ठेका पट्टा हमारा था, निषादों के नाम से होता था, तो बताओ मंत्री जी सरकार में हो, अब होने लगा है समाज के नाम पर। तीसरा मुद्दा आप इनसे पूछिए कि जब समाज के लोग, हर साल बाढ़ आती है, समाज के लोगों का घर बह जाता है, हजारों समाज के लोग हैं जो आज भी बंदे पर तिरपाल डाल करके रहते हैं, मड़ई बना करके रहते हैं। मंत्री जी से पूछिए कि आप उनको घर आवास दे दिए, उनको जमीन दे दिए, रहने की व्यवस्था आपने कर दिया। पांचवा सवाल आप इनसे पूछिए कि क्या अखिलेश निषाद मारा गया, क्या उसकी सीबीआई जांच हो गई। सातवां सवाल पूछिए आपके मत्स्य आवास जो 1,20,000 है, जो पहले 3,05,000 मिलता था, क्या आपने उसको बढ़वा दिया। समाज के जो मुकदमे हैं जो आज भी चल रहे हैं, क्या आपने समाज के मुकदमे को वापस करा दिया। सर, मैं समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि इनके जो नेता और कार्यकर्ता आते हैं तो आप इनसे सवाल पूछो कि ये मंत्री जी बताओ, आप 1.5 साल से सत्ता शासन में हो और 2019 से बीजेपी के साथ लगे हुए हो, बताओ समाज के इन सारे मुद्दे में से कितना मुद्दा आपने सॉल्व किया है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग लगे हैं, नजदीक पहुंचे हुए हैं। कब आप नजदीक पहुंचोगे? जब आदमी सत्ता में जाता है तो समाज के सारे मुद्दे सॉल्व होते हैं। आपने इन सारे मुद्दे में से कितने मुद्दे सॉल्व किए हैं? समाज के लोगों से मैं ये कहूंगा कि सवाल को भी आप पूछिए इनसे। मेरा अगला प्रश्न ये है, जो उत्तर प्रदेश में घमासान हो रहा है, आज मैं देख रहा हूँ संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जी का जो महाकुंभ का आयोजन है उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो उसमें क्या इनकी किसी का नाव डूबने वाला है क्या, या किसी का समझिए कि नैया पार हो जाएगी? ये दोनों निषाद एक ही शहर में है, एक ही जिले में है, और दोनों आपस में ही टसन हो गया है। वो बोल रहा है कि मैं निषाद का सच्चा सेवक हूँ, निषाद का मसीहा हूँ, और वो अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं महाकुंभ आयोजन के माध्यम से। तो देखिए सर, मैं इसमें तो यही कहना चाहता हूँ जी कि मैं जो है जी ये दोनों का व्यक्तिगत हित है, न समाज के ये नेता है न समाज के वो नेता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप हमको बताइए, ये भी राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कितना काम किए हैं समाज के लिए। और ये भी इस समय संजय निषाद भी मंत्री हैं, सांसद है, क्या किए हैं समाज के लिए? एक काम बताए जो इन्होंने समाज के लिए किया है। तो सर देखिए, ये दोनों लोग तो पहले तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये दोनों अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए समाज को बलि का बकरा बना रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों से समाज को कुछ लाभ नहीं होने वाला है।
इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को कि आप पहले रह चुके हो, क्या दिए हो कि आपको आगे हम बनाए? आप नहीं रह रहे थे तो हम चलो मानते कि आपसे उम्मीद है आप कुछ कर सकते हो समाज के लिए। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि समाज को नया अगुवे की जरूरत है, समाज को नई लीडरशिप की जरूरत है, समाज को नए नेता की जरूरत है। ये लोग व्यक्तिगत और परिवारवादी सोच के लोग हैं, ये लोग व्यक्तिगत हित की राजनीति करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊं कि दोनों लोग समाज को कुछ नहीं देने वाले हैं। इसलिए कि समाज को देने वाले होते सर तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और 1.5 साल से आप हो, आप चाहोगे तो करवा सकते हो, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो। आप करवाओगे तो आपको लगेगा कि अब राजनीति खत्म हो गई, अब काम खत्म हो गया, एक मूर्ख बनाने का साधन आरक्षण आपको मिल गया है। तो देखिए, मैं तो समाज के लोगों से यही कहूंगा कि ऐसे लोगों का समाज को समर्थन ही नहीं करना चाहिए, जो समाज में नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। समाज के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूँ कि दोनों के सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी पर आदित्यनाथ योगी जी ने अध्यादेश ला करके वापस करके कह दिया कि आरक्षण तुमको नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। इनकी कैबिनेट की बैठक में इन्होंने अध्यादेश वापस लेके कह दिया कि नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो आप बताइए सर कि बीजेपी को समाज के लोगों ने 19 में भी वोट दिया, 22 में भी वोट दिया, 17 में भी वोट दिया, और फिर भी समाज के लोग लगे पड़े हैं। आप 3 बार 4 बार किसी को वोट दोगे और वो आपके मुद्दे को सॉल्व नहीं कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, और फिर भी आप लगे रहोगे तो आपका काम कभी नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि आप विरोधी बन के उसको एक बार हरा दो। एक बार जब वो हार जाएगा, आपकी ताकत को समझ जाएगा, दूसरा बार आप बिना बुलाए आपका काम करेगा। बिल्कुल सत्य बात। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पहले समाज के लोगों को लाइटली लेती थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हारने के बाद अब ये स्थिति बनी है कि पिछला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष फिर से समाजवादी को निषाद को बनाना पड़ा है। और मैं आपको बताऊं सर कि आने वाले समय में अगर ये लोग की सरकार बनती है तो समाज के जो मुद्दे हैं झक मरा के इनको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में दलों का सबसे बड़ा उपचार यही है कि आप उनसे उसकी सत्ता छीन लीजिए। एक बार आप सत्ता छीन लेंगे और उसको पता चल गया कि हमारा सत्ता चला गया तो आपका काम करने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आप देखें, चुनाव में ब्राह्मणों को सबसे कम टिकट मिलने वाला था, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, और ऐसे करके पता है सर 250 टिकट पंडितों को मिला। एक प्रोपेगेंडा चलाकर संख्या 3% है। सारी पार्टियों ने मिलकर के, पूरे उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियों ने मिलकर के 250 से अधिक टिकट दिया उनको। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में किसी को भी अगर ये करना है तो आप किसी से व्यक्तिगत झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए। उनका सीधा इलाज है, आप उनको वोट मत दीजिए, उनको हरा दीजिए। हार जाएंगे, आपकी ताकत को समझेंगे, आपका काम करेंगे। बाकी ये महाकुंभ रैली कर ले, चाहे वो संजय निषाद जी निषाद महाकुंभ रैली कर लें, ये दोनों महाकुंभ रैली का फायदा बीजेपी को ही पहुंचाने वाले हैं, और उस बीजेपी से समाज को नहीं मिलने वाला है। इसलिए नहीं मिलने वाला है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आप देखिए, फूलन देवी जी की मूर्ति आज भी थाने में पड़ी हुई है जी, आज भी थाने में पड़ी हुई है। और आजमगढ़ में गुहेराज निषाद जी की मूर्ति पुलिस वालों ने जाकर के तोड़ दी। मैं आजमगढ़ में गया था, अपने समाज के लोग वहां जमीन लेकर के, समाज के नाम से, मछुआ समाज के नाम पे वहां जमीन है, आज भी सीमेंट और बालू गिरा करके बेचारे रखे हैं। फॉरवर्डों द्वारा उनके मंदिर को आज भी रोका गया, किसी की औकात नहीं कि जाके उसको सही कर दे। तो सर, समाज के ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो जैसे के तैसे पड़े हैं और इन नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर कोई महाकुंभ रैली नहीं करने वाला है कि फूलन देवी की मूर्ति थाने में क्यों है, उसको लेकर के कोई महाकुंभ रैली करने की किसी की औकात नहीं है। बस ये है कि व्यक्तिगत हम कैसे सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कैसे हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ जाएं, इनको इससे मतलब है सर। समाज से इनको कोई मतलब नहीं। और मैं समाज के लोगों से यही कहूंगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके आप लोग अपनी एनर्जी को लॉस मत करें।
अभी आपने सुना है अरविंद निषाद जी, राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी के, जो ये समाज के तेज तर्रार युवा नेता हैं और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। मैं चाहता हूं जो हमारे दर्शक हैं, जो 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 प्रश्न इन्होंने पूछा है वो निषाद पार्टी से अवश्य पूछना चाहिए कि भाई जो आपने वादा करके आए थे राजनीति में और आज डबल इंजन की सरकार है जिसके आप भागीदार हो, फिर भी उस समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। आप फिर नए प्रोपेगेंडा के साथ निषाद पार्टी आना चाह रही है, तो यही कहना है कि उनके जो भी छलावे में हमें नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और आगे फिर हम लोग जुड़ जाएंगे। बहुत नमस्कार। जी सर।